हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024 का जो है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 40वां वीडियो है, जिसमें हमने परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को लिया है जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये वीडियो कमज़ोर छात्रों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने ही वाले हैं, लेकिन सभी के लिए ये बेनिफिट हो सकते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, और बने रहिए और देखिए, सारे क्वेश्चंस को करने का कोशिश कीजिए जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर ज़रूर करने का कोशिश कीजिए। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए, आधी संख्या कुछ ये लिखा हुआ है जो कि 11 से भाग देने पर x का मूल्य मान क्या होगा, नहीं यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो 11 से भाग लगाने का रूल पता होनी चाहिए, है कि नहीं। तो x 4 4 6 1 को 11 से भाग देने का रूल जो है, इसको आप अल्टरनेट जोड़िए। 1 और 4 कितना, 5 5 और x यानी 5 प्लस x, ठीक है, बराबर करना है। फिर इसको एक छोड़ के 6 4 10, तो 10 इधर लिखना है। तो इधर भी दोनों साइड बराबर करना है, दोनों साइड क्या करना है, बराबर। तो यहाँ 5 है और कितना जोड़ना होगा, जो कि 10 हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा कि और 5 जोड़ दीजिए x के जगह पर और 5 रख दीजिए तो 10 हो जाएगा। तो वही 5 आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, मेरे करने से पहले आप भी वीडियो रोककर जरूर करने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिए इस क्वेश्चन कहता है 125 पर पावर x है, तो 31 बराबर 31 है, तो x का मान क्या होगा। ये जी क्वेश्चन है कि जरूर करिए। देखिए इसको क्या 125 को हम 5 पर पावर 3 लिख सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा हाँ। और इसके ऊपर भी x है, क्या इसको हम 5 के पावर में बदल सकते हैं। अगर 31 को तोड़ा जाए तो क्या इसको 5 के पावर में हम लिख सकते हैं क्या, तो आपका जवाब होगा आराम से लिख सकते हैं। भागों को देख यानी घटा कर देखिए, गुणनखंड करके देखिए इसका, तो 5 पर पावर 5 आएंगे। इसको तोड़िएगा गुणनखंड करके, जैसे 31 25, इसको तोड़ इस तरह से 5 5 करके तोड़ते जाइएगा तो 5 बार आएगा, यानी 5 का पावर 5। तो हम इधर लिख सकते हैं 5 पर पावर 5। ठीक है, तो अब देखिए जब इस तरह का पावर हो तो ये दोनों आपस में गुना हो जाते हैं। 5 पर पावर 3x बराबर 5 पर पावर 5। तो बेस समान है तो हटा दीजिए, तो बचा क्या, 3x बराबर 5। तो x बराबर कितना, 5/3। तो ये 5/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रोहन और सोहन की आयु का योग 120 वर्ष है। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:2 था। यदि मोहन रोहन से 12 वर्ष बड़ा है तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी। इसको शॉर्टकट कीजिएगा तो जल्दी आंसर आएगा, और तरीके से करने का कोशिश कीजिएगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पहले शॉर्टकट कर लेते हैं, फिर तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करता है। रोहन और सोहन की वर्तमान आयु का योग जो है वह 120 है। कौन, रोहन और प्लस सोहन, इसकी वर्तमान आयु का जो योग है 120 है। लेकिन यहाँ 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, किसका, इन्हीं दोनों का 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 3:5। तो 10 वर्ष पहले कहने का मतलब क्या, रोहन के आयु भी 10 कम और सोहन के आयु भी 10 कम, यह है ना। तो इसका मतलब 10 दोनों के 10 10
घटा देंगे, यानी 10 + 10 20 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये वर्तमान है। ये क्या है? वर्तमान है। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले जो है, 10 वर्ष पहले रोहन प्लस सोहन की जो आयु हो जाएगा 100 वर्ष हो जाएगा। कितनी हो जाएगी? 100, क्योंकि दोनों का 10-10 वर्ष मैंने घटा दिया, तो 20 मैंने घटा दिया, तो ये हो जाएगा। लेकिन अनुपात में अगर अनुपात का योग देखें तो कितना है? 5। अनुपात का योग कितना है? 5। टोटल योग कितना? 5। ये आपका रोहन का अनुपात है, ये आपका सोहन का अनुपात है। मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपका जल्दी बनेगा, एग्जाम में टाइम की बचत होगी। तो 5 अनुपात की वैल्यू आपका 100 है, तो आप कह सकते हैं कि 1 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 20 होगी। हमें चाहिए कितना? रोहन और सोहन की आयु का जो हमें अनुपात दिया है यहाँ पर 3:2 दिया है। तो 1 अनुपात का मान 20, तो 3 अनुपात का मान कितना? तो 60, और 2 अनुपात का मान कितना? 40। तो ये 10 वर्ष जो है पहले का आयु निकला। किसका? रोहन का 10 वर्ष पहले आयु था 60 और सोहन का 10 वर्ष पहले आयु था 40। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमें वर्तमान में जाना है। कहाँ जाना है? ये जो अनुपात है 10 वर्ष पहले का, हमें वर्तमान में जाना है, वर्तमान उम्र में जाना है। तो ये 10 वर्ष घट के ना है, क्योंकि ये जो 100 आया है ये 10 वर्ष घट के आया है, तो हमें 10 वर्ष ऐड करना होगा। वर्तमान में जाने के लिए 10 वर्ष क्या करना होगा? ऐड। तो यहाँ पर वर्तमान जो आयु हो जाएगी इसका 70 और इसका 60। तो यहाँ पर कहा है मोहन रोहन से 12 वर्ष बड़ा है। मोहन रोहन से 12 वर्ष बड़ा है। रोहन कितने वर्ष का है? 70 वर्ष का। इससे जो है मोहन 12 वर्ष बड़ा है। क्या है? 12 वर्ष बड़ा, यानी ये 70 का है तो ये 82 का होगा। 12 वर्ष ज़्यादा कितना? 82 का। तो हमसे पूछा है कि 10 वर्षों के बाद मोहन की आयु क्या होगी? मोहन की आयु क्या होगी? तो और 10 ऐड कर दीजिए, तो 10 वर्ष बाद का निकल गया, 10 वर्ष बाद का। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये टोटल 92 हो जाएगा। अगर तरीके से आप समझ लेते हो तो बहुत जल्दी आएगा आंसर, लेकिन अगर इस तरीके को आप समझ पा रहे हो तो, नहीं तो फिर मैं बेसिक से करा रहा हूँ, उसको समझिए। हालांकि इस तरीके को समझने का कोशिश कीजिए जो कि ज़्यादा बेनिफिट होगा, मतलब ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए इसको बेसिक से करते हैं, ठीक है। तो रोहन की, एक है रोहन और एक है आपका सोहन, ठीक है, ये 2 व्यक्ति हैं। रोहन की वर्तमान आयु को R मान लेते हैं, सोहन की वर्तमान आयु को S मान लेते हैं, ठीक है। और मोहन एक व्यक्ति और भी है, चलिए उसको भी लिख लेते हैं। मोहन की वर्तमान आयु को M मान लेते हैं। तो हमें इन दोनों की बात, पहले कहा गया कि इन दोनों की आयु का योग कितना? 120। तो हम कह सकते हैं रोहन प्लस सोहन की जो है 120 वर्ष है, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं। तो आपका जवाब होगा कि हाँ जरूर कह सकते हैं। लेकिन 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो 10 वर्ष पहले रोहन की आयु क्या होगी? 10 वर्ष पहले जो होगी रोहन की आयु क्या होगी? तो आपका जवाब होगा R-10, यही ना होगा रोहन का आयु? तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। और सोहन की आयु, तो ये जो हो जाएगा S-10, इतना हो जाएगा। और इन दोनों का अनुपात जो दिया है वो दे दिया है 3:2, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर R-10 अपॉन S-10
बराबर 3/2। 3/2। यहाँ से इसको सोल्व कीजिएगा तो एक इक्वेशन और निकलेगा। तो कैसे देखिए, तो 2r माइनस 20, यहाँ पर 3s माइनस 30। तो यहाँ से 2r माइनस 3s बराबर माइनस का 10 निकल जाएगा। इधर माइनस 20 है तो उधर जाकर प्लस 20 में तो माइनस का 10। तो इनमें से एक इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, दूसरा इक्वेशन को सेकेंड मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर कोई सा भी विधि लगाकर आप निकाल सकते हो। 2r माइनस 3s बराबर, s को मैं कुछ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर कुछ लोग 5 समझ लेंगे और मैं भी खुद भी समझ सकता हूँ, है कि नहीं, लेकिन मैं करा रहा हूँ तो हमें ध्यान में रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ से सॉल्व करिए। तो मैं किसी एक को बराबर करने का कोशिश करूँगा। तो किसको बराबर कर दूँ? सोहन को मैं बराबर कर देता हूँ, क्योंकि हमें रोहन की आयु चाहिए और रोहन से रिलेटेड मोहन का आयु है, इसीलिए मैं सोहन को इक्वल कर देता हूँ। सोहन यहाँ पर 3 है तो इसको भी 3 कर दीजिए। तो 3 करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 से गुना कर दीजिए। तो 3 से गुना जब कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3r 3s और 3 से गुना कीजिएगा तो ये 360 होगा कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ बिल्कुल यही होगा। तो होगा, तो ये तो गया काम से। तो यहाँ पर बचा r बराबर 350। r बराबर 350, इतना ही होना चाहिए। ठीक है, तो 350 आ गया, इतना आ जाएगा। ये तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए मैं इन सब तरीके से नहीं करता हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें ओल झोल आ जाता है। योग इतना था, अच्छा 3 2 5 आ रहे हैं, क्या है 3 2 5 आ, ठीक है। तो r बराबर कितना हो गया, 70। r बराबर कितना निकल गया, 70। यानी रोहन की वर्तमान आयु कितनी निकल गई, 70। और मोहन की बोल रही है, मोहन का जो बोल रहा है यहाँ पर कि रोहन से 10 अधिक 12 वर्ष बड़ा है। मोहन जो है रोहन से 12 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो यही तो कह रहा है ना। तो ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए r का मान कितना, 70 प्लस 12 कितना हो गया, 82। तो ये वर्तमान उम्र हो गया, ये जो हुआ वर्तमान उम्र। लेकिन हमसे पूछा है कि 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष और ऐड करना है। तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, 82 प्लस 10 कितना, 92। तो ये इसका 92 वर्ष आयु हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो कि नहीं करना चाहिए इसे, लेकिन समझ सकते हो कि हमें पता है कि हमारे पास जो है व्यूवर्स, जो भी साथी लोग हैं वो अधिकतर नॉर्मल स्टूडेंट हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि किसी क्वेश्चंस को, जो कि ये जैसे मैंने पहले जो तरीका बताया, वो तरीका हमें लगता है कि सभी को नहीं समझ में आया होगा। और कुछ जो अच्छे लड़के होंगे जो पहले से इन सब तरीके से करते होंगे तो वो समझ चुके होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे हो। तो इसका 92 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बी ए से 25% अधिक है, तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर दो चीज़ है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 25% को पकड़िए, 25%। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो क्या करा, ए से 25% अधिक है, ए से 25% अधिक है। और नीचे वाला जो वैल्यू होगा वह जिससे कह रहा है, जिसके आगे से लगा है उसका वैल्यू है। तो किसके आगे से लगा है, ए के आगे। तो ए की वैल्यू 4, उससे अधिक है कौन, बी। यानी ऊपर वाला जो है अधिक है, यानी 4 से 1 ज़्यादा 5, बी की वैल्यू 5। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बस अब यहाँ से आप कम ज़्यादा परसेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब पूछा है ए बी से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का वैल्यू कितना है, तो
5 और इसका 4, तो 5 से ये कितना कम है, तो 1 कम कितना, किससे बोल रहा है, b से ना, तो b का वैल्यू नीचे रखेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 20%। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जब भी आपको 25% ऐसा दिखे ना, यहाँ 20 दिखे तो आंसर 25 मारिए, यहाँ 25 दिखे तो आंसर 20 मारिए, दोनों सही आंसर है। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, हालांकि सभी जगह नहीं हो सकता है, एक बार ज़रा सोच लीजिएगा, लेकिन मैंने अधिकतर क्वेश्चन में देखा है कि ये होता है, इसलिए कह रहा हूँ। नेक्स्ट, 40 छात्रों का औसत अंक 56 है, यदि परीक्षा में उत्तीर्ण 8 छात्रों का औसत अंक 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का, यानी यहाँ पर अनुत्तीर्ण दिया, उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का औसत अंक क्या है? ठीक है, तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगा कि योग बराबर फार्मूला क्या होता है जब औसत और औसत से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, तो औसत गुने कुल संख्या, औसत गुने कुल संख्या, यही ना होता है। तो आपका जवाब होगा हाँ। तो मैं यहाँ पर 40 छात्रों का अगर योग निकालना चाहूँ तो क्या होगा, तो औसत गुना कुल संख्या, तो औसत कितना 56 गुना कुल संख्या कितना 40, 40 छात्र हैं, 40 छात्र, तो ये कुल योग हो गया, यानी टोटल सम हो गया है ना, कुल योग हो गया। अब आगे जो कह रहा है उसको बराबर में लिखेंगे। कहता 8 छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और उसका औसत अंक 10 है, तो 8 छात्र का तो कुल योग होगा, यानी 8 छात्रों का तो भी कुल योग होगा, तो औसत इसकी कितनी 10, और इसका कितना छात्र यहाँ है जो अनुत्तीर्ण हुआ है 8 को, तो यहाँ पर कुछ योग निकला। बात समझ रहे हैं? कुछ औसत योग यानी कुछ अंकों का योग निकला प्लस, क्योंकि ये इसके बराबर तो ये नहीं हो सकता, इसी का कुछ हिस्सा ये है, इसी का कुछ हिस्सा ये है, कुछ शेष बचा हुआ है, कुछ शेष अभी भी बचा हुआ है, तो शेष वाला शेष देखिए 8 छात्र आ चुके हैं, 40 छात्र में से 8 छात्र आ चुके हैं, तो बचे हुए कितने छात्र होंगे, तो आपका जवाब होगा कि 32 छात्र होंगे। चलिए पहले मैं यहाँ पर इसका औसत कह रहा है कि औसत अंक क्या होगा, जो बचे हुए छात्र हैं जो कि उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, उसका औसत पूछ रहा है। तो इसकी औसत हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि x है और कितने छात्र बाकी के अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, तो 40 में से 8 तो अनुत्तीर्ण है, उत्तीर्ण छात्र कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे 32, तो 32, तो यहाँ पर योग हो गया शेष छात्रों का योग और जो अनुत्तीर्ण हुए थे उसके योग, तो दोनों का योग इक्वल कर दिए, बस आपका आंसर। तो देखिए कटा पिटा के जो भी आंसर आए, 6 चौके 24, हालांकि कटाने का और तरीके से भी कटा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। देखिए आपको जैसे सुविधा बुझाए उसे कटाइएगा। मैं देखिए कटाने का एक तरीका बताता हूँ। 8 से पूरे कट रहा है, पूरे को अगर मैं 8 से भाग दे दूं तो ये 8 से 5 बार में कट जाएगा, ये 8 से ख़त्म, ये 8 से 4 बार में कट जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो इतना कट गया, तो अब ये इधर कितना आया 25, 25, 250, 30, 280, कितना आ गया 280 बराबर 10 प्लस 4x। हमें x की वैल्यू चाहिए, ये जो औसत है मैंने कहा कि कुछ नहीं है तो इसकी औसत को x मान लेते हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 10 घटाइएगा तो 270 बराबर 4x, तो यहाँ से x बराबर कितना 270/4, तो 6 चौके 24, बच गया कितना 3, 4 सते 28, 67 पॉइंट। एक ही ऑप्शन है, हालांकि कटाकर देखिएगा आएगा वही आंसर, ठीक है। तो 67.5, जरूरी नहीं है कि पूरा हल किया जाए, अगर यूनिट डिजिट भी पकड़ा जाता है, पहली संख्या भी पकड़ा जाता है, तो उस तरफ भी मार्कर निकल सकते हैं, वहाँ भी टाइम की बचत होगी। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट, और हाँ आदि आप कहने का मतलब कि अभी तक रुके हुए हैं
तो हो सकता है कि पसंद आ रही होगी। तो अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आप तक मिल सके, है ना। और जो पहले से हैं उसके लिए वो लाइक कर दें। मेरा कहने का मतलब जो पहले से हैं वो लाइक कर दें, ताकि देखिए इससे हमको कुछ ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला बढ़ती है कि कहीं ना कहीं मैं जो कर रहा हूँ हो सकता है बहुत लोगों को फ़ायदा उससे मिले। बात समझ रहे हैं। मैं कुछ ऐसा भी तरीका बताता हूँ जो कि शुरुआत में जो स्टूडेंट होंगे 1 साल 6 महीने से जो तैयारी कर रहे होंगे वो सब तरीके नहीं जान पाते होंगे, जो कि कहीं ना कहीं पुराने स्टूडेंट को बीट नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं। क्योंकि हमें पता है जो पुराने स्टूडेंट होंगे वह कहीं ना कहीं उन सब तरीकों को जानते होंगे, जिसके वजह से कभी कभी आप देखते होंगे कि अगर कहीं टेस्ट वेस्ट लगाने जाते होंगे, टेस्ट वगैरह, तो वहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अंडर 10 के अंदर आते होंगे। अंडर 10 में आने वाले स्टूडेंट का मैथ रीजनिंग सोल्व करने का जो तरीका होगा कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टूडेंट से अलग होगा, इसीलिए वो जल्दी कर पा रहे हैं। और जो स्टूडेंट नॉर्मल होंगे वो कहीं ना कहीं जो अच्छे स्टूडेंट होंगे हो सकता है वो 10 सेकंड 15 सेकंड में कर दे, लेकिन जो नॉर्मल स्टूडेंट होंगे वो कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन को सोल्व करने में 1.5 मिनट 2 मिनट लगाएंगे। बस फ़र्क है सोल्व करने के तरीके में। सोल्व तो दोनों कर पाएंगे, लेकिन सोल्व करने के तरीके में फ़र्क आता है, इसीलिए टाइमिंग ज़्यादा आता है। तो उस बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, और मैं उन सब तरीकों पर भी चर्चा करता हूँ, अधिकतर क्वेश्चन में करता हूँ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होने पर, वार्षिक संयोजित होने पर किसी दर पर 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो यह कितने वर्ष में 81 गुनी हो जाएगी। तो इसको बेसिक से कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ बेसिक से मत कीजिए। आप इसको लिखने का पहले तरीका को समझिए। क्या लिखा है? 10 वर्ष में कितना गुना? 3 गुना। हमसे पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 81 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 81 गुना। तो 3 के आगे में 81 गुना के सीधा में गुना वाला लिख दीजिए 81 गुना, यानी यहाँ पर कह रहा था 3 गुना, यहाँ बोल रहा है 81 गुना। कितने वर्ष में, यानी टाइम यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना टाइम आएगा। तो इसको कुछ नहीं करना है, इस 81 को 3 के पावर में बदलने का कोशिश कीजिए। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं इसी का पावर ये बनता हुआ नजर आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये 81 जो है 3 का कितना पावर है? तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 का पावर 4 है। कितना है? 81। ये जो आपका 81 है ये 3 का पावर 4 है। ये जो यहाँ पर 81 दिया हुआ है वह 3 का पावर 4 है। इस पावर को पहले वाले के समय से गुना कर दीजिए। पहले वाले के समय से गुना, पहले समय कितना? 10 वर्ष, और उसको इस पावर से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर। अन्यथा यहाँ पर आप p बराबर कुछ मान लीजिए 100 है, और बोल रहा है टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष, अच्छा 10 ईयर, और 3 गुनी हो जाती है। इसका मतलब अमाउंट जो हो जाएगा वह मूलधन का 3 गुना यानी 300 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका CI निकल जाएगा 200। बस यहाँ से फिर रेट निकालिएगा, फिर जाकर यहाँ पर पुट कीजिएगा, दूसरे स्थिति में जाकर पुट कीजिएगा मूलधन सेम मानकर। बात समझ रहे हैं। तो वहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम टेकिंग आएगा। बात समझ रहे हैं। तो और क्या बोलूँ, समझिए तरीकों को, नहीं समझिएगा तो नुकसान आपका है। बात समझ रहे हैं। एक फल विक्रेता 12 रुपये में 16 की दर से आम खरीदता है और 16 रुपये में प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 12 रुपये में कितने खरीद रहे हैं? 16। 16 रुपये में एक प्रति दर्जन, यानी 16 रुपये में कितने बेच रहे हैं? 12 को। एक दर्जन में कितना होता है? 12 को। 12 रुपये में 16 खरीद रहा है, 16 रुपये में 12 बेच रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से इसको कैसे करेंगे, देखिए जो बाहर बाहर गुना होगा वह क्रय मूल्य होगा यानी सीपी होगा, तो वो क्या होगा बरबराहा 44 से 144। जो अंदर अंदर गुना होगा वह एसपी होगा, क्या होगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो 16 गुना 16 256। तो बताइए खरीदे हैं 144 में, बेच रहे हैं 256 में, तो फायदा कितने की हो रही है। तो यहाँ से घटा कर देख लीजिए, 2 1 1 112 रुपये की फायदा हो रहा है। कितना पर, क्रय मूल्य पर ही तो निकालते हैं, जो भी लाभ हानि जो भी है वो किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो 144 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा, तो यही हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट। तो इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। एक और तरीका मैं बताऊंगा जो कि इससे अच्छा होगा, वो तरीका समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसको किससे घटा सकते हैं, 4 से। चलिए इसको 100 को रहने देते हैं, इसको घटाते हैं 2 से 7 तो 72, 2 से 5 6 और कट सकता है 8 से 9 बार में, 8 से 7 बार में। तो ये 7/9 गुना 100 आ गया यानी 700/9 आ गया। और इसको भाग दीजिएगा तो 7×9 63 यानी शुरुआत 7 से शुरू होनी चाहिए, 2 ऑप्शन है। और 7×9 63 पॉइंट यानी 77.77% आएगा। बात समझ रहे हैं, 77.77% इसका राइट आंसर आ जाएगा। हालांकि पूरा भाग देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया। अगर और एक तरीका समझने का कोशिश कीजिएगा तो समझिएगा, ठीक है। मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए 12 रुपये में आपके पास 12 रुपये है, 12 रुपये में 16 आम खरीद रहे हैं, ठीक है। और 16 रुपये में जो है 12 आम बेच रहे हैं, 12 आम बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ या तो आप 16-12 को बराबर कर दीजिए, या तो इधर वाले को बराबर कर दीजिए या इधर वाले को बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से आएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, इसको मैं 12 ही बनाने का कोशिश करता हूँ, 12 ही बनाने का कोशिश करता हूँ। तो इसको 4 से अगर मैं भाग दे दूँ तो ये 4 आर हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। और इसको मैं 4 से भाग दे दूँ तो 3 रुपये हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आसानी से बनेगा। अब मैं इसको 12, इस 16 को मैं 12 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इसको 3 से गुना कर दूँ तो ये 12 रुपये हो जाएगा। और इसको मैं 3 से गुना कर दूँ, दोनों साइड जब भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। मैं भाग भी दिया था तो इधर भी मैं 4 से भाग दिया था, तभी जाकर 3 आया था। तो ये 3 3 9, ठीक है। अब दोनों साइड रुपया बराबर हो गया, तो रुपया से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए हम जो है कहने का मतलब 9 बेच रहे हैं, यानी 16 के सामान में 90 को बेच रहे हैं और फायदा कमा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कितनी की फायदा हो रही है, 16 के जगह पर 90 दे रहे हैं तो कितनी की फायदा हो रही है। तो आपका जवाब होगा 7 की फायदा हो रही है। कितना पर, 9 पर गुना 100, तो ये हो जाएगा 700/9। तो यहाँ से भी 77.77% आ जाएगा। तो ये भी तरीका एक सही है। मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों या तो इधर बराबर कर दीजिए या इधर बराबर कर दीजिए। इधर भी बराबर कीजिएगा तब पर भी आंसर आएगा, चाहे इधर भी बराबर कीजिएगा तब पर भी आंसर आएगा, दोनों स्थिति से आएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, और भी इसके तरीके हो सकते हैं। नेक्स्ट किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है। दो संख्याओं का मौसो 17, उनका गुणनफल 46 24 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, ठीक है। दो संख्या का मासा दिया है, यानी HCF आपको 17 दे दिया है दो संख्या का। तो उन दो संख्या को मान लेते हैं, क्या क्या होगा। तो पहला संख्या, यहाँ पर गुणनफल दिया है वो अलग बात है, ठीक है, उसको मैं अलग से अभी करवाऊंगा। पहला संख्या को मैं 17x मान रहा हूँ। अब x क्यों, देखिए जो भी HCF होता है कहीं ना कहीं वो संख्या से गुना हुआ रहता है। जैसे मैं कहूँ कि 3
अच्छा रुकिए, ऐसे 6 और 9 का एचसीएफ क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सीधा सीधा 3 होगा। कैसे? तो ये देखिए, ये जो एचसीएफ निकला, क्या इसमें 3 नहीं है क्या? 3 गुना 2, क्या इसमें 3 नहीं है क्या? तो आपका जवाब होगा हाँ 3 गुना 3। तो यही तो एचसीएफ था। तो इसका मतलब जो भी संख्या होगा उसमें एचसीएफ से गुना तो जरूर हुआ रहा होगा। दूसरी संख्या जो हो जाएगा वह 17y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 17y, क्यों? 17 से दोनों में गुना करना होगा। तो ये दो संख्या है और इन दोनों का गुणनफल इतना दिया है, तो इन दोनों का गुणनफल यानी 17x गुना 17y बराबर 46 24 इतना है। तो इसको कटाइएगा तो x y बराबर, कटा कर देखिएगा, मैंने पहले ही कटाया और अधिकतर लोग ऐसे करते हैं, मैं क्या सभी लोग करते हैं। तो ये 8 आ जाएंगे, एक्स वाई बराबर 16 आएंगे, 7 हाँ 16 आ जाएंगे। कितना आएंगे? 16, एक्स वाई बराबर 16। तो अभी भी इन दोनों संख्या के बारे में पता नहीं चला है कि ये दोनों संख्या एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पर मैं x को 1 मान लेता हूँ और y को 16 मान लेता हूँ, तभी तो 1 गुना 16 16 होगा। हालांकि और भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे कहने का मतलब x को आप 2 भी मान सकते हो, y को 8 भी मान सकते हो, लेकिन पर आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर लेना है अलग तरीके से, ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर लेना है। तो इस बात को अगर समझ गए तो अच्छी बात है। हालांकि कोशिश कीजिए आप पहले भी बनाने का, हमसे करने का। तो x का मान मैंने 1 ले लिया तो ये 17 हो गया। यहाँ पर y का मान 16 ले लिया तो 17 गुना 16 इतना हो जाएगा। तो इसको मैं गुना करूँ तो 16 7 12 से 11 16 का 16 और 11 272। तो एक पहला संख्या 17 है और दूसरा संख्या 272। हमसे पूछ रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी व्युत्क्रम का योग कहने का मतलब 1/17 प्लस 1/272, 1/272 का मतलब कि आंसर क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। उनका व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या? उल्टा। 17 का उल्टा 1/17, 272 का उल्टा 1/272। बस इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आता है। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 272 ही होगा और 272 को 17 से भाग देंगे तो 16 आएगा और 272 को 272 से भाग देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये 17/272 और इसको कटाइएगा तो 17 से अगर मैं कटा दूं तो 16 बार में ये कट जाएगा, तो 1/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मानने का, यहाँ कहने का मतलब कुछ दोस्त कह सकते हैं कि यहाँ पर x और y की कुछ अलग अलग भी वैल्यू ले सकते हैं पर आंसर नहीं आएगा और ऑप्शन उसी हिसाब से सेट किया है। बात समझ रहे हैं आप? दूसरा चीज़ मान कर रख कर देखिए, नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो उतना करने का क्या ज़रूरी है, अगर जिससे आ सकता है तो वैसे ही करेंगे, ठीक है। और जब भी इस तरह का हो तो आप पहले इसी टाइप का डाटा लेकर देखिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेम है उसी टाइप का सवाल, लेकिन कुछ इसमें अलग है। तो इसको तो और भी आसानी से बनाया जा सकता है। दो संख्या का योग 83 है, यानी एक संख्या को मैं x मान रहा हूँ, दूसरी संख्या को y मान रहा हूँ, उनकी योग 83 है, ठीक है। और इनका गुणनफल यानी x y बराबर 17 22 है, 17 22, ठीक है, इतना है। तो हमें चाहिए इसका अंतर। हमसे पूछ रहा है x माइनस y पूछ रहा है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने से पहले एक बार इस पर नज़र डालिए, गुणनफल पर। आपका x y की वैल्यू पता चल सकती है। कैसे? देखिए मैं 17 और 22 को मैं अगर तोड़ूं तो कुछ इस प्रकार से टूटेगा। 2 से मैं कहूँ तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 2 1 2, और किसी से टूटेगा क्या? 6 1 7, हाँ 3 से। तो
3 दूनी 6, 3 आठे 24, 3 सत्ते 21। और किसी से टूटेगा क्या? देखो तो ये 7 4 11 2 13, 3 दूनी 3 आठे 24, अच्छा सॉरी दोस्त, 7 से टूटेगा। अब 7 चौके 28, 7 1 7, कुछ इस प्रकार से टूट जाएगा। 1 2 गुना 3 गुना 7 गुना 41, तो इस प्रकार से ये संख्या टूटेगा। तो मैं यहाँ पर अगर इसको गुना करके देखूँ, 7 या 21, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 1 आ गया 42 और 1 आ गया 41 गुना 41। तो आप इसी को XY मान लीजिए और इन दोनों को जोड़कर भी देखिए तो 83 आ रहा है। 42 और 41 को जोड़कर देखें तो 83 आ रहा है। तो बस यही मेरा काम हो गया और यहाँ से आसानी से आंसर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो यानी x का मान 42, y का मान 41, तो इन दोनों का अंतर कितना? तो आपका जवाब होगा इन दोनों का अंतर 1 और 1 ही राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? हालांकि दूसरा मेथड से कीजिएगा तो लॉन्ग मेथड में जाइएगा, स्क्वायर विस्क्वायर लगाइएगा, तब जाकर कहीं ना कहीं आपका आंसर तक पहुंच पाइएगा। तो बेहतर है ऐसे ही जब इस तरह का रहे, योग वाला रहे चाहे अंतर वाला रहे, पहले इसको तोड़ कर देख लीजिए और उसी से कहीं ना कहीं पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पीछे में रीजनिंग घुस गया। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि मतलब सीधा सीधा यही कहा रहा होगा कि इनमें से 3 एक समान होगा और एक भिन्न होगा। तो जो भिन्न होगा वो आंसर बताइए, भिन्न का चयन कीजिए। जो हालांकि देखिए जब इस तरह का लिखा रहे तो आप इसको पढ़ने से इग्नोर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा पढ़ने में। इनमें अलग ही चुनना है तो फिर इसको पढ़ना क्या है। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको हम समझ सकते हैं। BCDE एक सुर से चल रहा है, PQRS यहाँ भी WXYZ, लेकिन STU यहाँ पर भी होना चाहिए, नहीं है, तो यही राइट आंसर, यही अलग है, बाकी बात तीनों सेम है। बात समझ रहे हैं? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मेरे उम्मीद से सभी लोग कर सकते हैं। देखिए ये भी मतलब कि इस MDH का फार्मूला पर ये वाला बन जाएगा, करने का कोशिश कीजिए। क्या MDH का फार्मूला आपने सुना होगा, M1 D1 H1 H1 बराबर यानी बटे W1 बराबर में होता है M2 D2 H2 बराबर W2। अब ये है क्या, अभी मैं समझा रहा हूँ। जो पहले लाइन में दिया है वह सब कुछ 1 वाला होगा, जो दूसरे लाइन में दिया होगा वह सब कुछ 2 वाला होगा। सिंपल सी बात यह है। तो इसमें आदमी कै गो है, 7 गो दर्जी है, तो 7 दिन की चर्चा किया है क्या? नहीं किया, तो इसको हटाइए। घंटा कितना है? 36 घंटा। ठीक है, W1 तो कोई एक काम करता होगा, कोई एक काम करता है। यहाँ पर देख कहा भी है कि एक PPE सूट बना रहा है, यानी एक सूट बना रहा है। ठीक है, तो वही काम है उसका। M2 यानी यहाँ पर दूसरा व्यक्ति कितना है? 13 दर्जी है। कितना है? 13 दर्जी है। D तो है नहीं, लेकिन घंटा है, घंटा का भी मान नहीं दिया, यानी H2 हमें फाइंड करना है। और इसमें कितना सूट बन रहा है? 12 सूट, यानी वही है W2, यानी ये जो 12 है वह W2 है, 12। इसको सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। यहाँ पर 26 है, 36 नहीं 26 है। तो 13 दूनी 26, 7 दूनी 14 गुना 12 बराबर H2। तो यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 168 H2। अब ये राइट आंसर है। लेकिन जैसे ही ये मारे आपका गलत, जैसे ही आप ये मारे आपका गलत, तो आप कहिएगा कि H2 तो आ गया 168। लेकिन एक बार ध्यान से अगर देखें इस क्वेश्चंस को, तो यहाँ घंटा लिखा है। अगर यहाँ पर ये दिन के जगह घंटा होता तो राइट आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ दिन लिख दिया है। तो आपको पता होगा कि एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा 24 घंटा के बराबर।
तो आप इसको दिन में चेंज कीजिए ना, 168 को 24 से भाग दे दीजिए तो कितने आएंगे, तो H2 बराबर, यानी ये आपका 7 दिन, कितना आ जाएगा 7 दिन। तो इसको 124 से भाग दीजिएगा तो 7 दिन, ये राइट आंसर होगा, ना कि ये। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, देखिए कुछ एक दोस्त कमेंट किया था कि आप शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं बनाते। एक बात बताओ दोस्त, शॉर्ट वीडियो से किसी का भला हुआ है क्या? नहीं हुआ है। शॉर्ट से सिर्फ देखने में मज़ा आता है, वहाँ से आपको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए मैं शॉर्ट वीडियो नहीं बनाता हूँ। वहाँ से भले ही व्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, लेकिन वहाँ कोई फ़ायदा नहीं किसी को, इसलिए मैं शॉर्ट नहीं बनाता हूँ। कि बिल्कुल एक भाई पढ़ना है तो एक अच्छे तरीके से पढ़िए ना, क्या शॉर्ट कीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट के चक्कर में जब शॉर्ट आप स्क्रॉल कीजिएगा तो उसके बीच में बहुत तरह के वीडियो आते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होगा। बात समझ रहे हैं। तो कभी भी शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़े, और शॉर्ट से किसी का भला आज तक नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को भी बनाने का कोशिश कीजिए। रीजनिंग यहाँ से शुरू हो चुका है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस को कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे दोस्त फंसते हैं, तो हो सकता है मैं भी फंस जाऊँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि नहीं फंसूँ। चलिए देखता हूँ। यहाँ पर कहा है, इधर जो भी कहा है उसको मत पढ़िए, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा यहाँ पर पढ़ दें, A प्लस B का अर्थ है कि A B का पिता है, A B का पिता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्लस का मतलब है पिता, पिता किसका, यहाँ B का बोल रहा है, यानी ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति, तो किसका, दूसरा का, किसका, दूसरा का। ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। माइनस का अर्थ है पत्नी, क्या है, पत्नी, किसका, बी की, मतलब दूसरा का, किसका, दूसरा का। बात समझ रहे हो। गुना का अर्थ है भाई, गुना का अर्थ है भाई, भाई। यहाँ पर भी किसका, तो कह रहा है बी का, यानी दूसरा का है, यहाँ भी दूसरा का। कहीं कहीं अलग टाइप से हो रहा है, इसलिए मैं ये चीज करा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, और इस तरह से कीजिएगा तो गलती होने की चांस कम हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है भागा का अर्थ है पुत्री, भागा का अर्थ है पुत्री, पुत्री किसका, यहाँ भी बी का ही, तो दूसरा का ही, दूसरा का ही है। ये मैंने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिएगा सवाल करने में कितना आसान होगा। चलिए, हमसे दिया है P भागा R, मैं इतना सा का देखूं, इतना सा देखूं, सिर्फ इतना सा, तो यहाँ पर क्या है, P भागा R, भागा का मतलब है पुत्री, किसका, दूसरा का, यानी R का पुत्री P है, R का पुत्री P है, यानी पुत्री मतलब कि माइनस, पुत्री मतलब यानी स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग को मैं माइनस से दर्शाऊंगा। इसका अभी हमें कोई डाटा पता नहीं है कि ये पुरुष है कि महिला है, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन इसके बारे में पता है कि ये लड़की है। बात समझ रहे, इसीलिए इसके आगे मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि ये पता, जेंडर के बारे में पता चले। तो यहाँ तक अगर समझ गए तो आगे आप देखिए अब क्या कह रहा है। अब यहाँ पर देखिए R प्लस S, प्लस का अर्थ क्या है, पिता, किसका, दूसरा का, S का पिता R, यानी ये जो पिता है किसका, S का, S, तो इसका मतलब ये जब पिता है, ये जब पिता है तो ये दोनों आपस में भाई बहन या बहन बहन हो सकता है ना। इसके बारे में अभी जेंडर हमें नहीं पता, लेकिन इसका पता चल गया कि ये R जो है भाई ये प्लस है, ये पुरुष है। बात समझ रहे हैं। तो यहां तक ऐसे डायग्राम बना लिया। अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझते जाइएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा।
प्लस का अर्थ सेम वही कंडीशन है, सेम वही कंडीशन जो पहले वाला था। प्लस का अर्थ पिता, यानी क्यू का पिता पहले वाला, यानी दूसरा का पिता, यानी एस पिता है, एस पिता है किसका, क्यू का। तो ये इसकी जेंडर के बारे में पता चल गया। ये अब महिला है कि पुरुष है इसके बारे में कोई पता नहीं। तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, नहीं हो सकता है। ये पी क्यू का या तो ये बुआ, 100% बुआ ही है क्योंकि ये इसका भाई है तो ये बुआ है। तो पी क्यू पी की बुआ है, ये गलत है, ये गलत है। पी क्यू की पुत्री है, नहीं ये भी गलत। पी क्यू की बुआ है, हाँ ये बात परफेक्ट है। देखिए भाई का बेटा उसके भाई यानी इसके बहन का कौन लगेगा, इसके बहन का ये कौन है, यानी ये जो कहीं ना कहीं आप देखिएगा आपके पिता की बहन आपका कौन लगता है, तो बुआ ही तो लगेगी। तो ये बुआ इज राइट आंसर। ऐसे आप कर सकते हो, बात समझ रहे हैं। तो इस डायग्राम के अनुसार अगर बनाइएगा और इस तरीके से तो गलती होने की चांस कम हो जाएगी, बात समझ रहे हैं। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे दिया हूँ जिसको आपको करना है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब सेम टाइप से करना है, तो इसको आप बनाइएगा। नेक्स्ट देखिए कंस्ट्रक्शंस को, यानी यहाँ पर कुछ कह रहा है, इसको आप पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे कुछ पता है। लेकिन एक तो आइडिया आ जाता है क्वेश्चन देखकर कि बोला कहीं ना कहीं ये बोला गया होगा कि इससे बनेगा या नहीं बनेगा, तो यहाँ नहीं बनाया जा सकता है, ये बात कहा है। तो इसको एक बार गौर से देखिए, तीखी नज़रों से देखिए कि इसमें कौन सी लेटर नहीं है, और कहीं ना कहीं ऑप्शन में वो लेटर होगा जो इसमें नहीं होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में होगा। तो हमें डायरेक्ट दिखा कि ए इसमें नहीं है, ए इसमें नहीं है, तो यही राइट आंसर। बात समझ रहे हैं। एक बार ध्यान से देखना है कि इनमें कौन कौन से लेटर हैं, और इसने कहा है नहीं बनाया जा सकता, तो इसका मतलब जो भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा लेटर होगा वही नहीं बना होगा, क्योंकि ये कहाँ से लाएगा, ये नहीं ला सकता है ना, तो इसलिए ये वाला राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए इसको आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलिए, हाँ इस तरह के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछेंगे भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है अधिकतर शिफ्टों में इस तरह के क्वेश्चंस पूछा। मैंने जितने क्वेश्चंस कराया है सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा है प्रीवियस ईयर में। ये क्या लग रहा है आपको कि मैं खुद से बना कर दे रहा हूँ? नहीं, मैं प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को निकालता हूँ, भले ही वो आरआरबी जेई का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो या एलपी का हो, मैं प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ, जिससे कि एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बहुत लोग मार खा जाते हैं, मतलब कि समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं। उन सब क्वेश्चंस को मैं लेने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कीजिए। इसमें कहा है नेवर टुगेदर के लिए कोड क्या होगा, कोड क्या होगी। तो नेवर टुगेदर ढूंढना है। नेवर तो हमें दिखा, टुगेदर कहीं है क्या, नहीं है। तो नेवर के लिए कोड जो यूज होगा SMNTROFI, इन चारों में से ही कोई यूज होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे? मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आंसर आसानी से चुटकियों में आएगा। देखिएगा अब यहाँ पर आप कुछ लोग जो होंगे कि बनाने का कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की ज़रूरत है। जैसे देखिए इसमें टुगेदर तो है नहीं, इनमें कहीं भी टुगेदर नहीं है, कहीं भी टुगेदर नहीं है। तो टुगेदर के लिए जो कोट जो इस्तेमाल हुआ होगा वो बिल्कुल कहीं ना कहीं अलग होगा, जो कि इसमें कहीं भी नहीं होगा, वो चीज़ इसमें कहीं भी नहीं होगा। इस बात को ढूंढने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे मैं कहता हूँ SM होना चाहिए, NT होना चाहिए, RO होना चाहिए, API होना चाहिए, किसके लिए, नेबर के लिए। किसके लिए, नेबर के लिए। बाकी बात ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर NT देख रहा हूँ और RO देख रहा हूँ, तो ये दोनों लाइन
दोनों चीज एक ही लाइन में है तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नेबर के लिए कोई एक ही कोट का इस्तेमाल ना होगा कि दो कोट का इस्तेमाल होगा, नहीं ना, तो ये आंसर नहीं हो सकती है। अब मैं कहूँ आर ओ हमें यहाँ पर दिख गया और इसमें कहीं भी टुगेदर नहीं है, तो मैंने क्या कहा, एक तो होगा एक चीज इन लाइन में से होगा, एक चीज जो होगा इनमें जो दो चीज दिया हुआ है सभी ऑप्शन में, एक चीज इन्हीं लाइन में से होगा, लेकिन एक चीज ऐसा होगा जो कि इनमें कहीं भी नहीं होगा, यानी ये एक्स्ट्रा चीजों में से कहीं भी नहीं होगा ऑप्शन में। तो आर ओ हमें दिखा, तो आर ओ वाला जो इसमें आ गया तो वो आंसर नहीं होगा। फिर देखता हूं एफ आई हमें नहीं देख रहा है, लेकिन यू आई, तो इसमें एक चीज तो अच्छा एफ आई है और यू वाई कहीं है क्या, नहीं है, तो यही राइट आंसर है। बात समझ रहे हैं, मैंने क्या कहा, टुगेदर के लिए जो कि इसमें नहीं होगा वही चीज इसमें आंसर में होगा। जैसे जे क्यू या एन टी यहाँ दिख गया, यानी टुगेदर के लिए नेबर के लिए एन टी का इस्तेमाल किया गया। जे क्यू देखिए, जे क्यू यहाँ से ले लिया है, मैंने क्या कहा, यहाँ से नहीं होनी चाहिए, तो ये गलत, तो एक ही ऑप्शन हो गया। तो बिना इसको बनाए आप आंसर ला सकते हो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और कुछ नहीं। तो सेम टाइप के क्वेश्चन और भी इसमें मैंने इंक्लूड किया है, इसका आंसर आप ढूंढ के दीजिएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको बनाइए। सेम बात कहा होगा कि एक भिन्न होगा, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 12 96 13 74 से 15 20 से सब 8 गुना हो रहा है। पहला का सभी के सभी 8 गुना हो रहा है, यहाँ तीनों में, इसमें नहीं हो रहा है। 16 गुना 8 करेंगे तो 128 होगा, ना कि 118, तो यही राइट आंसर है, यही अलग है, यही भिन्न है। बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मुकेश दक्षिण की ओर उन्मुख होकर, मुकेश जो है दक्षिण की ओर उन्मुख होकर 5 किलोमीटर सीधा चला, फिर वहां से वह 90 डिग्री कोण पर अपने दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर, तो इस प्रकार से दिया गया, तो इसको सीधे पढ़ते चलते हैं और बनाते चलते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें, कि ये कोई आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप चलना शुरू करोगे, आप क्या जो यहाँ पे चलाना शुरू करोगे, ऊपर जाओगे तो आप उत्तर, नीचे जाओगे दक्षिण, और इधर जाओगे पूरब, और इधर जाओगे तो पश्चिम। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहता है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मान लेता हूँ कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। दक्षिण की ओर उन्मुख होकर, यानी नीचे, मुंडी उसका नीचे है, इधर जाना चाह रहा है, और 5 किलोमीटर सीधा गया, 5 किलोमीटर ये सीधा गया, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ये यहाँ पर गया और 5 किलोमीटर गया। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे 5 किलोमीटर, ठीक है। वहां से वह 90 डिग्री कोण पर दाएं मुड़ता है। 90 डिग्री कोण मतलब ऐसे, देखिए या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, लेकिन एक बात ध्यान में आपको रखना और थोड़ा सा, जो कि और ज़्यादा क्लैरिफाई होगा यहाँ पर। जैसे मेरा कहने का मतलब, आपको क्लॉक वाइज गति, क्लॉक को ध्यान में रखना है, 12 6 3 9, इस तरह से। अगर इधर जाना है तो इसका मतलब दायां जाना है, अगर इधर घूमना है इसका मतलब बायां घूमना है, यानी घड़ी के उल्टा दिशा में घूमना बायां घूमना, घड़ी के सीधा दिशा में घूमना दायां घूमना। अब ये कैसे लागू करेंगे, यहाँ पर बात को समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री मोड़ना है, लेकिन 5 किलोमीटर दायां मोड़ना है। दायां मोड़ने का मतलब ऐसे जा रहे हैं, 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 ऐसे मुड़ गए। दायां मुड़ने का मतलब घड़ी के दिशा में मुड़ना, और 90 डिग्री कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह 45 डिग्री कोण पर मुड़ता है। 45 डिग्री कोण मुड़ने का मतलब क्या, ये रेखा है 45 डिग्री। अगर मैं सीधा मुड़ जाता तो ये 90 में मुड़ जाता, लेकिन हमको 45 से मुड़ना है, इतने सा मुड़ना है, इतने सा, यहाँ से इतना सा मुड़ना है, इसका मतलब। और वो भी किधर, बायां, वो भी किधर, बायां, मतलब कि इधर उल्टा, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तभी तो घड़ी का उल्टा दिशा में घूमेंगे, तभी तो घड़ी का उल्टा दिशा में घूमेंगे।
इस बात को अगर ध्यान में रखिएगा तो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन जल्दी, बहुत जल्दी बना लीजिएगा। तो ये 45 डिग्री मुड़ेगा, कितना, 45 डिग्री मुड़ेगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ से ये 45 डिग्री ही है, ये कोण अगर मैं इसको सीधा यहाँ से खींचूँ तो ये 45 डिग्री पर ही मुड़ा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो 45 डिग्री मुड़ गया। तो कितना, 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। तो अब हमसे पूछा हुआ अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। उसकी प्रारंभिक स्थिति ये थी, यहाँ से वह किस दिशा में है। तो जैसे ही प्रारंभिक स्थिति पता ये है तो यहाँ पर हम एक लकीर खींचेंगे ऐसे, यहीं से एक लकीर खींचेंगे ऐसे। अब ये मार्किंग कर दें, ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया। तो ये वाला इस कहाँ आ रहा है, दक्षिण पश्चिम के बीच में, दक्षिण पश्चिम के बीच में, और दक्षिण पश्चिम ही राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे दोस्त। फिर से कहता हूँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए दोस्त। आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिट वाले चैनल हो सकते हैं। अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल चैनल हो सकते हैं। बात समझ रहे हैं? 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी ना किसी रूप से, वही बात है, यहाँ पर भी विषम चुनना है। चौक, पुस्तक, कलम, मार्कर। मेरे उम्मीद से बहुत सारे दोस्त चुन लिए होंगे कि क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक। क्यों? क्योंकि हम चौक से लिखने का काम करते हैं, कलम से भी लिखने का काम करते हैं, मार्कर से भी लिखने का काम करते हैं, लेकिन पुस्तक से पढ़ने का काम करते हैं, है कि नहीं? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको जो है प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ए से लेकर जेड तक का प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या, ए का मान 1 यानी ए पहला स्थान पर, जेड 26वां स्थान पर, डी कह दिया जाए तो चौथा स्थान पर, ये इसकी प्लेस वैल्यू है। ये आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए ताकि बहुत जल्दी आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो अगला संख्या क्या 10 होगा, और 10 पर आता है जे। तो जे से ये तो शुरुआत नहीं है, तो ये गया काम से। लास्ट का चेक कर लेता हूँ, ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है, तो अगला संख्या 9 होगा। तो लास्ट ये 9 होगा, 9 पर क्या आता है आई, यानी लास्ट की आई होनी चाहिए एक ही ऑप्शन में। ये गया, कहानी खत्म। तो ये आपकी मान याद रहने पर, और जरूरी नहीं है कि आप सभी को चेक करो। देखिए मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने का एक सोल्यूशन देता हूँ। आप पहले शुरू का चेक कीजिए, फिर लास्ट का चेक कीजिए। जब इन दोनों से ना पकड़ाए आंसर तब बीच का चेक कीजिए। बीच में जो भी हो सकता है, बड़ी भी हो सकती है, बी जेड ए सी, कुछ इस प्रकार से भी हो सकती है, बड़ी बड़ी मतलब की वर्ड हो सकता है। तो पहले मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पहले मैं शुरू का चेक करूंगा, फिर लास्ट का चेक करूंगा, फिर जाकर इनमें से किसी को चेक करूंगा, और इस तरह से आंसर जल्दी पकड़ाता है। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का, तो जरूर करने का इसको कोशिश कीजिए। मैं 1 सेकेंड के लिए, चलिए करता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने ये चीज़ वीडियो रोककर कोशिश किया होगा बनाने का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या, यही क्वेश्चंस को देखिए दोस्तों। एक समूह के अष्टभुज के प्रत्येक कोनों पर बैठा है। ठीक है, अष्टभुज यानी 8 भुजा वाली कोई टेबल वॉल होगा, जहाँ सभी के केंद्र के सम्मुख हैं। मेघा, राधा, विकर्ण के विपरीत। तो 8 को पहले बैठाने का कोशिश करेंगे। 8 को, तो 8 को कैसे बैठा सकते हैं? ऐसे 4 बैठ गया, और ऐसे एक लकीर खींचे 6 बैठ गया, और एक ऐसे लकीर खींचे 8 बैठ गया। 8 को बैठ गया ना। अगर मैं इसको अष्टभुज भी बना सकता हूँ ऐसे ऐसे रेखा खींच के, लेकिन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे अब यहाँ पर बैठाते चलते हैं और आसानी से आंसर आ जाएगा। मेघा राधा के विकर्णता है। विकर्णता मतलब क्या? उल्टा। जैसे मैं मेघा को यहाँ पर बैठा दूँ, मेधा को, मेघा जो भी हो, मेधा को यहाँ बैठाया, तो इसका उल्टा कौन? राधा। विकर्णता मतलब कि इसी लाइन पर, उल्टा, जस्ट विपरीत। विकर्णता मतलब
यही होता है, ठीक है। फिर कहता है मेधा सीमा के बाएं है, मेधा जो है सीमा के बाएं है, जस्ट है कि नहीं है पता नहीं, चलिए बैठा देते हैं। सीमा के बाएं, सीमा के बाएं मेधा, यानी सीमा इधर है, चलिए सीमा, सीमा के, अच्छा नहीं बाया नहीं हुआ, ये दाया हो गया, ये क्या हो गया दाया। बाया होने का मतलब जैसे मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर बैठे हो, आपकी मुंडी अंदर है, अंदर है, तो आपका बाया किधर, आपका बाया इधर हो जाएगा और दाया किधर, इधर हो जाएगा, यही ना। आप इधर ताक रहे हो, जैसे कि अभी आप मोबाइल के सामने बैठे हो, तो आपका दाया किधर है, इधर है, बाया इधर है, जस्ट इसको ऐसे ही मानना है, ठीक है। तो ये इसने कहा क्या, मेधा जो है सीमा के बाएं है, सीमा के बाएं है, यानी सीमा इधर होगी, सीमा इधर होगी, तभी तो इसकी ये बाएं है, सभी की मुंडी अंदर है, सभी की मुंडी क्या है, अंदर है, सब अंदर ताक रहा है या कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है। तो सभी अंदर मुख करके इस पर नजर बैठाए टिकाए हुए हैं, ठीक है। तो सीमा के बाएं, बाएं जाने का मतलब इधर, दायां जाने का मतलब इधर, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। रमन सीमा के ठीक बगल में है, सीमा के ठीक बगल में तो यही हो सकता है, क्योंकि इधर तो मेधा है, तो रमन यहीं पर होगा, रमन यहीं पर होगा। इस तरह के क्वेश्चन में पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और भी कुछ क्लू होता है जो कि मैं कई वीडियो में चर्चा करता हूँ कि ऐसे कीजिएगा तो आसानी से होगा, है ना। तो रमन सीमा के ठीक बगल में और गोविंद के विपरीत है, ये जो रमन व्यक्ति है और किसके लिए, ये रमन के लिए है, यानी गोविंद यहाँ पर बैठा, इसका विकर्णता, विपरीत मतलब क्या, उल्टा, ये अगर यहाँ है तो इसी के सीधा में, ये यहाँ पर गोविंद जी बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो गोविंद चंद्रा के दाएं हैं, दाया मतलब इधर जाने का मतलब बायां और इधर जाने का मतलब दायां, ठीक है। तो चंद्रा के दाएं, तो चंद्रा यहाँ पर है, तभी तो इसका दाया है गोविंद, तभी तो इसका दाया है गोविंद। तो हमसे पूछा गया चंद्रा के विपरीत कौन है, तो अब तो इधर नहीं हो पड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रा के विपरीत कौन है, सीमा, सीमा इज राइट आंसर, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ा अगर नहीं समझ में आए तो पुनः पीछे करके समझने का कोशिश कीजिएगा। लेखक कलम से रिलेटेड है, तो दर्जी किससे रिलेटेड होगा, तो कोई भी आंसर दे सकता है कि सुई से काम करेगा भाई दर्जी। लेखक जो है कलम से काम करता है तो दर्जी सुई से करेंगे। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, यहाँ पर रेकरिंग है, तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने सही आंसर दिया और कुछ ने थोड़ा गलती भी किया था, तो चलिए कुछ ने डायरेक्ट जोड़ कर करता होगा जो कि आंसर गलत। ये सवाल कुछ इस प्रकार से 2.3 पर पावर ने रेकरिंग प्लस 4.3 पर पावर रेकरिंग, ठीक है, इतना। तो इसको कैसे करते हैं, तो देखिए मेरी बात को यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा। कराने का मैं इसको कई तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन जो सही तरीका, जेन्युइन तरीका होगा उससे मैं कराने का कोशिश करता हूँ। तो ये जो 2 पॉइंट के पहले जो भी है उसको ऐसे लिखिए, पॉइंट के बाद जो है उसको अलग कर दीजिए, 2 प्लस 0.3 पर वार, प्लस पॉइंट के पहले जो है उसको अलग से लिख दीजिए और ये पॉइंट के बाद जो है उसको अलग से लिख दीजिए 0.3 पर वार। तो ये 4 2 6 हो गया और ये इसको मैं चेंज करूं तो ये 3/9 बनेगा। जब आप, मैंने पहले एक वीडियो में समझाया था कि जब इस तरह का हो तो क्या करते हैं, जैसे कहने का मतलब 0.34 ऐसे रहा, यहाँ पर वार लगा रहे तो इसको क्या करते हैं, इसको पॉइंट के पहले बाद ये जो भी है भूल जाते हैं, ये 34 लिखेंगे और कई गो पे रेकरिंग, 2 गो पर तो 2 9 लगाएंगे। यहाँ पर 1 गो पर रेकरिंग था इसलिए नीचे 1 9 लगाया, इसको तो मैंने जोड़ ही दिया 2 के साथ, बचाइए, और दोनों सेम टू सेम है तो ये भी 3/9। इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 प्लस 6/9, तो 9 छा के 54, 6 60/9, तो ऐसा तो आंसर है नहीं। तो देखते हैं, 3 से कटा दूं तो 20 तिया और 3 तिया कट गया,
तो 20/3 राइट आंसर। और एक तरीके से आप कर सकते हो, देखिए कैसे, चलिए वो भी इजी तरीका है। यहाँ पर रेकरिंग है, ठीक है, तो 2.3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रेकरिंग जो है 2.33333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाएगी। 4.3 को ऐसे लिख सकते हैं 4.33333 डॉट डॉट आगे चलते रहेगा इन्फिनिटी तक। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये रेकरिंग लगाने का मतलब ही है ये जो बार बार आ रहा है उसको रोकना, बात समझिएगा। तो हमें चाहिए आंसर तक जाना है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये तो क्या है, ये 2 पॉइंट, इन्हीं दोनों का तो ऐड पूछा है तो हम इसको ऐड कर देते हैं। ये 2.3333, ये 4.3333। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 6 पॉइंट आ गया, 6 जाते रहेगा, ये 4 2 6.666 आ रहा है, 6.666 आ रहा है। बस अब ऑप्शन को ध्यान दीजिए, भाग लगा कर देखिए कौन ऑप्शन 6.66 आ रहा है। या फिर अगर नहीं चेंज कर सकते हैं तो ऐसे 6.6 पर ये बार बार जो आ रहा है उसको रोकने के लिए मैं क्या यूज करूं, तो आपका जवाब होगा, देखिए यहाँ पर रेकरिंग तो लगा सकते हैं कि नहीं, तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, 6 + 0.6 पर पावर वार, 6 पर वार, तो 6 + 6/9, क्या घुमा फिरा के वही आया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको 3 से भाग देकर देखते हैं, तो ये 6.66666 आते रहता, और जो कि ये भी आंसर है, बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन आज के लिए, यानी क्वेश्चन ऑफ डे आज ही, इसका आंसर बताइएगा कि वकील न्यायालय से संबंधित है तो ब्यूटिशियन किससे संबंधित होगा। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, ये आपका टेलीग्राम का क्यूआर है जिससे आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, बात समझ रहे, जहाँ पर पीडीएफ क्यूज टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। मैं फालतू चीज़ें नहीं डालता हूँ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जो भी होता है वही डालता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इससे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, नेक्स्ट क्या, बस ये है। तो अगर यहाँ तक रुके हैं, अगर पसंद आई होगी थोड़ी सी भी, तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्त। बहुत मेहनत लगती है इस तरह वीडियो बनाने में, पता है, आप सबको पता होनी चाहिए कि मैं जो भी करता हूँ अकेले कर रहा हूँ। अभी जब 20-25 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब तो मेरे पास बहुत आदमी हो जाएंगे, मेरे पीछे बहुत मतलब कि काम करने वाले हो जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकेला हूँ, और 20-25 लाख आप ही लोग पूरा कर सकते हो। ये तो अभी दिल्ली दूर है, लेकिन जो भी है आप सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा हमारी हौसला बढ़ती है। और चलिए यहाँ पर जो भी हो सब बात, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, जिससे आने वाले सभी वीडियो मिल जाएगा आपको, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाएगा। और हमारी हौसला बढ़ाने के लिए थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, जो भी आपके भाई बंधु सखा सहेली जो भी है उसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लगे कि नहीं मेरा भाई हमें सपोर्ट कर रहा है। तो हमें और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके को लाना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ उन सब तरीके से कराऊँ जो कि एक अच्छे स्टूडेंट किया करते हैं, बात समझ रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्त, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ऐसा करोगे, ऐसा कीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है दोस्त। और आप अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि हम लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो हम बहुत बड़ा वो हो जाएंगे, नहीं दोस्त, आपके एक लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारी हौसला बढ़ती है। अभी आपके एक लाइक सब्सक्राइब से बस हमें सपोर्ट मिल सकता है, बहुत कुछ नहीं मिल सकता है दोस्त। तो ये सब मन की ईर्ष्या को दूर कीजिए। और मैं कहता हूँ कि मैं प्रायः देखता हूँ चूँकि छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियाँ वगैरह आती, तो उसको कहीं ना कहीं देखते हैं भर के लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी है मिलता है, लेकिन वहाँ से किसी को कुछ मिलता है क्या? उसको अपनी लाइफ में कुछ, उससे आपकी कोई लाइफ में चेंजिंग आएगी क्या? नहीं ना।
लेकिन फिर भी वहाँ देखिए कितना सपोर्ट मिलता। ये बहुत बड़ी विडम्बना की बात है दोस्त, जिससे क्या बोलूँ, बाकी बात तो आप समझदार है हो ही। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा जो है सपोर्ट हमें कर सकते हो। आपके सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ सकते हैं और आप भी आगे बढ़ सकते हो, आप भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। बात समझ रहे हैं? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।